प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास दिल्ली से। और वही सामान्य प्रश्न, 500 गज का मकान बनेगा कि नहीं बनेगा, जीवन के सुखों का आनंद ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, माता पिता के स्वप्न जो हैं वो मेरे बारे में उसे पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कुंडली में कितनी एनर्जी है और उस एनर्जी का मैं कितना इस्तेमाल कर रहा हूँ, कमज़ोरी क्या है मेरी, मजबूती क्या है। जब आप इस विषय को जान जाते हैं, अपने ही अंदर की इस अच्छाई और बुराई को जान जाते हैं, तो आपका जीवन और आसान और सहज हो जाता है। इस वजह से ही कुंडली का अध्ययन परम आवश्यक हो जाता है। ये विषय आज का नहीं है। ये आप लोग जो आजकल देखते हैं, कई बार बहुत सारे ऐसे विषय आ गए हैं जो ज्योतिष के शाखा प्रशाखा के रूप में फैले हुए हैं, पर वस्तुतः ज्योतिष एक महान विशाल वटवृक्ष है। जैसे सनातन धर्म एक महान विशाल वटवृक्ष है, वैसे ही सभी शास्त्रों में वेद को भी जो ये आज्ञा देते हैं कि इस समय प्रकाशित होना है, इस समय इन्हें धरती पे उतारा जाएगा, इस समय भगवान करवट लेंगे, इस समय भगवान सोएंगे, इस समय भगवान जागेंगे, इस समय वर्षा होगी, इस समय आधान काल गर्भाधान काल ठीक रहेगा, इस समय बीज वपन किया जाए, इस समय मुहूर्त साधन, यहाँ पे भवन भूमि का ये सबसे अच्छा समय चल रहा है, यज्ञ कब किए जाएँ, हवन कब किए जाएँ, दान कब किए जाएँ, पुण्य कब किए जाएँ, इन सब का जिस विषय से संबंध है वो ज्योतिष शास्त्र है ना। और ये विषय अपने आप में व्यक्ति को मूर्धन्य बनाता है। शास्त्रकार तो यहाँ तो लिखते हैं कि जो व्यक्ति ज्योतिष का जानकार होता है वो साक्षात पूजनीय हो जाता है। पर हाँ, ज्योतिष के जानकार और ज्योतिष के जानने के साथ साथ अपने जीवन में सुचिता, धर्म और शास्त्र के मर्म के आधार पर जीवन जीने वाला व्यक्ति पूजनीय होता है। सिर्फ ज्योतिष की जानकारी रखने वाला पूजनीय नहीं हो जाता। उस जानकारी का सही और सतत सही इस्तेमाल करने वाला, धर्म अधर्म की बातें बताने वाला, वेदोक्त आचरण करने वाला, और जो भी उसके पास कुंडली दिखाने आए उसको शास्त्र की आज्ञा और अवज्ञा के बारे में जानकारी देना। पुराणों का अध्ययन, अगर आपके पास संपूर्ण समग्र पुराणों का अध्ययन नहीं है और समग्र आपको शास्त्रों का अध्ययन नहीं, तब तक आप किसी कुंडली पे क्या उसे सही और गलत राय दे सकते हैं। इस वजह से सिर्फ ज्योतिष का ज्ञान ही व्यक्ति को ज्योतिषी नहीं बनाता है। उसके लिए उसके पास विभिन्न प्रकार के जो शास्त्र हैं, दर्शन हैं, उन्हें पढ़ना पड़ता है और विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता होती है। किसी गुरु से दीक्षित होकर के, गुरु के पास रह के, उसकी आज्ञा का पालन करके, उसके हिसाब से जीवन जी करके, उसकी कड़ाई का भी संपूर्णतया हृदय में स्वीकार करके, तब ये विषय अपने अंदर उसको सीखना और समझना पड़ता है। आइए विषय पे लेके आता हूँ। जन्म इनका हुआ है अधिक माह में। अधिक माह में जन्मे लोग वैसे बड़े ही भाग्यशाली, सौभाग्यशाली होते हैं। जन्म सौभाग्यशाली होने का अर्थ हो जाएगा कि अब उनके जीवन में लक्ष्य प्राप्ति में बहुत ज़्यादा भेद नहीं होगा। आसानी से व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है और उसका जो चरित्र चिंतन होता है वो बहुत ही ऊंचे लक्ष्यों का निर्धारण करता है। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे लोगों को अपने क्रोध पे बड़ा नियंत्रण होता है। मतलब उनको पता है कि मुझे कब क्रोध करना है और कब नहीं करना है। मंगलवार को जन्मे हैं और सिंह लग्न की कुंडली है। मंगलवार यानी कि वार के अधिपति मंगल देव और राशि के अधिपति जो लग्न में बनी है वो सिंह राशि बनी है, स्थिर राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, सत्वगुणी राशि है, सूर्य इसके अधिपति हैं, दिवा बली राशि है, दिन में बली होती है ये राशि, है ना। और वनों, पर्वतों और जंगलों में निवास करने वाली ये राशि है। सैद्धांतिक लक्षणों से युक्त ये राशि है। जिस व्यक्ति की कुंडली में लग्न में सिंह राशि हो और मंगलवार का प्रभाव हो, मतलब अगर पुरुष है तो उसमें पुरुषोचित गुण ज़्यादा हैं, अगर स्त्री है तो स्त्री में भी पुरुषोचित गुण हैं। शरीर भले स्त्री का हो सकता है, पर विचार, बुद्धि, साहस, ऊर्जा, हसोड़पन और चीज़ों को हल्के में लेना, अपने सिद्धांतों पे खरा उतरना और पूर्णतया नियमबद्ध होकर के जीवन जीना, ये सब पुरुषों के लक्षण हैं। और ये जब कभी किसी भी माता बहन में आ जाती है तो ये और भी ज़्यादा उन्हें पुरुषोचित और स्त्रियोचित दोनों बना देते हैं। तो जन्म हुआ है मंगलवार को, वार के अधिपति भाग्य भाव के स्वामी हैं और साथ ही साथ चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं। तो भाग्य और चतुर्थ के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को भाग्यशाली भी बनाएंगे और सुखी भी बनाएंगे। राजयोग कारक ग्रह अगर केंद्र से
या त्रिकोण से संबंध बना लेता है या केंद्र में ही बैठ जाए, जैसे इस कुंडली के लिए योग कारक होते हैं मंगल, सर्वाधिक योग कारक होते हैं, गुरु से भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि गुरु को पंचम के साथ साथ अष्टम का भी अधिपति मिल गया है। तो अष्टम भाव तो बहुत अच्छा भाव होता नहीं है, लेकिन मंगलदेव इस कुंडली के इतने अच्छे ग्रह बने कि इनको 2 भावों का स्वामी बनाया गया और दोनों ही भाव मजबूत भाव हैं। यहाँ ये त्रिकोण हो गया, त्रित्रिकोण, और ये चतुर्थ भाव ऐसे अपने आप में। तो ये दोनों ही भावों के स्वामी होने के कारण मंगलदेव जो वार के अधिपति हैं, और जरा ध्यान से देखिए तो गुरु के साथ बैठे हैं, गुरु के साथ बैठे हैं और शनि के साथ बैठे हैं। तो इस कुंडली के लिए, सिंह लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव मारक होते हैं, मतलब मारक ग्रह भी लग्न में बैठा है, और गुरु और मंगल बैठे हैं। तो गुरु पंचम के अधिपति और मंगल नवम के अधिपति और चतुर्थ के अधिपति। गुरु और मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली के लग्न पे व्यक्ति को सैद्धांतिक लक्षणों से युक्त बना देगा, और मंगल यहाँ बलवान होकर बैठे हैं। थोड़ी बहुत गड़बड़ी जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को परेशान कर सकती है, क्योंकि रोग भाव के स्वामी भी मंगल के साथ बैठे हैं, गुरु के साथ बैठे हैं, तो व्यक्ति के जीवन में कभी कभी बीमारी रहती है। वैसे ये जो राशि बनी है इसमें कई बार व्यक्ति का वजन बढ़ने का खतरा होता है, इस वजह से हमें वहाँ पे टेक ओवर करना होगा। मंगलवार को जन्मे हैं। कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं, और कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होंगे। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति का मन मलिन नहीं है, दुखी नहीं है, सुखी है, श्रेष्ठ है, वो लोगों की प्रगति देख करके जलता नहीं है, उसके मित्र अच्छे हैं, उसका संस्कार बहुत उत्तम है, और वो सैद्धांतिक है, कृपण नहीं है, कठोर नहीं है, जिद्दी नहीं है। जिद है पर अपने हिसाब से, गलत चीज़ों के लिए जिद नहीं है, सही चीज़ों के लिए जिद है। गलत को भी गलत कहने की हैसियत और ताकत रखने वाला व्यक्ति है। माता बहन ऐसी होती हैं जब ये ऐसी बात है। यहाँ पे कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि, संतति में कोई दिक्कत नहीं होगी, व्यक्ति संततिवान होगा, माता पिता का पूर्णतया आशीर्वाद प्राप्त करता है, शिक्षकीय योगों से युक्त होता है, कानूनी विषय का जानकार होता है, खादान खनन, भूमि के नीचे जो रासायनिक चीज़ें होती हैं, पेट्रोलियम हो जाए, केरोसिन हो जाए, डीजल हो जाए, जितनी भी चीज़ें जो भूमि के नीचे दबी हुई हैं, केरोसिन, कोयला आदि खनिज पदार्थ, इन सभी विषयों के लिए भूगर्भ तत्व को जानने वाला, भूगर्भवेत्ता, भूगर्भ भूमि के गर्भ में जो चीज़ें छिपी हुई हैं उसका अध्ययन करने वाला, इसके साथ मार्केटिंग को समझने वाला, पैसा घुमाने वाला, है ना, दूसरों के धन को कहाँ लगाया जाए ये जानकारी देने वाला, बीमा पॉलिसी या फिर बैंकिंग वगैरह से जुड़ करके। और इतनी इसके बाद व्यक्ति सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भी कई बार काम करते हुए देखा जाता है, स्पेयर पार्ट से संबंधित काम भी व्यक्ति को करते देखा जाता है। तो यहाँ पे संततिवान, कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि में संततिवान होंगे, और व्यक्ति कृतज्ञ है। पूर्व जन्म में भी व्यक्ति के पास धन बहुत अच्छा था, उसने पूर्व जन्म में धन इकट्ठा भी किया था, और वही धन वापस फिर से व्यक्ति को मिलने वाला है। तो इच्छा की पूर्ति भी जातक की कुंडली में होगी। श्रवण नक्षत्र, वस्तुतः ये नक्षत्र चंद्रमा का है, पर इसके अधिपति देवता या स्वामित्व तो इसका देवगुरु बृहस्पति जो बोलते हैं विष्णु भगवान के पास है, नारायण के पास है। वस्तुतः ये नक्षत्र चंद्रमा का है, पर इस पे अधिपति, इसके जो स्वामी देवता हैं वो भगवान नारायण हैं, भगवान विष्णु हैं। इस वजह से ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप व्यक्ति को करना चाहिए। चिरचीटे की जड़ अपने गले में मंगलवार को या रविवार को चांदी की ताबीज़ में करके धारण करना चाहिए, और ओम विष्णवे नमः या श्री विष्णवे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। ब्रह्म योग में जन्मा व्यक्ति बहुत ज़्यादा किसी के प्रभाव से प्रभावित नहीं, उसके ऊपर कोई विशेष असर नहीं होता। कई बार बुराई का, अच्छाई का, लोगों के जो समाज में घटित हो रही घटनाओं से प्रभावित होता है, पर उससे विशेष असर उसे नहीं पड़ता। ब्रह्म की भांति अपने मस्त रहने वाला। वैश्य वर्ण और देवगण के कारण व्यक्ति का दाम्पत्य अच्छा होता है, सबको साथ लेकर के चलना चाहता है, समाज की सुरक्षा करना चाहता है, या समाज की सुरक्षा की चिंता उसे होती है। बहुत छोटी छोटी बातों पे कई बार एकदम अक्खड़ हो जाए मानसिकता, नहीं अब वो बिगड़ेगा ही नहीं। बहुत बड़ी बात है, उस पर अगर ध्यान नहीं गया तो चीज़ें छूट गई, उस पर ध्यान नहीं गया तो उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर बहुत छोटी बात है और अगर उस पर ध्यान चला गया तो व्यक्ति उससे अडिग नहीं होगा। मतलब ऐसा होता है कई बार कि आपके लिए अगर त्यागने की बात है तो आप हजारों लाखों की संपत्ति यूँ त्याग देंगे, लेकिन अगर मोह फंस गया, माया लग गई, तो 1-2 रुपए की वस्तु पे भी आपके बारे में चिंतन दिमाग में चलता रहेगा। तो ये कुंडली ऐसी वाली है कि बल है त्याग देने का, लेकिन जब एहसास हो जाएगा कि नहीं ये है, ये मुझे नहीं देना है, तो फिर व्यक्ति 2 रुपए के लिए भी कई बार पहचान में आ जाता है लोगों के द्वारा। तो ये ऐसी कुंडली है। वैश्य वर्ण के कारण व्यक्ति सबको समान व्यवहार देने वाला, सबके प्रति एक जैसा भाव, समदृष्टि,
रखने वाला होता है, चरित्रवान होता है, कम्युनिकेटिव होता है, न्यायप्रिय होता है। और लग्न में ही शनि मंगल बैठे हैं, लग्न में ही शनि मंगल गुरु के साथ बैठे हैं। इस वजह से जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण भी होता है। स्वास्थ्य में कई बार चर्म रोग, चमड़ी से संबंधित समस्या होती है, एक्जिमा, रैसेज आते हों, ब्लड इन्फेक्शन के कारण उसका असर कई बार स्किन पे देखने को मिल जाता है। आंखों की समस्या कई बार परेशान करती है, नेत्र ज्योति कई बार बाधित होती है, ऐसी चीज़ें। व्यय व्यक्ति के लोग दूसरे खा रहे होते हैं, पैसे कमाया ये, खा कोई दूसरा रहा है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो जन्म कुंडली में ऐसे हैं। पर ऐसे मैं आपको अब आपकी कुंडली का व्यक्तित्व अगर बता दूं, आपके चंद्रमा जो है वो श्रवण नक्षत्र के मकर राशि में है। इस वजह से व्यक्ति हंसोड़ प्रवृत्ति का होता है और बहुत ज़्यादा किसी में घुसता नहीं है, अपने आप में मस्त मशगूल रहने वाला, बहुत ज़्यादा उसको असर नहीं होता है किसी चीज़ का, विषय का। उसके बाद दकियानुस नहीं होता, प्रैक्टिकल विचारधारा वाला होता है, तर्क बुद्धि से युक्त होता है, धार्मिक होता है, सेवा करने वाला सेवाव्रती होता है। और जो उसके पास किसी भी समस्या का हल लेकर के आए तो वो उसकी मदद करने की इच्छा रखने वाला होता है, ऐसा है। इतना ही नहीं, अब मैं आपको आपकी कुंडली के लग्न कुंडली में बैठे ग्रहों पे आपका परिचय करा देता हूँ। पंचांग में सबसे अच्छी बात रही कि चंद्रमा अच्छे हैं, वैश्य वर्ण है, वार के अधिपति बलवान हैं, जिससे धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, विवाह और व्यक्ति की दिनचर्या के साथ साथ उसका कम्युनिकेशन, ये सब बेहतर है। हमें उसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता विशेष नहीं है। आइए अब आपकी कुंडली के लग्न कुंडली में बैठे ग्रहों से आपका परिचय करा देता हूँ। अब बात करते हैं जन्म कुंडली में लग्न की बात। लग्न 6 अंश का बना है। मघा नक्षत्र बड़ा अनुभवी व्यक्ति को बनाता है। गुरु वहाँ लग्न में बैठे हैं पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर के शनि के साथ हैं। मतलब 6वें भाव के स्वामी शनि हैं, 7वें भाव के स्वामी शनि हैं और अष्टम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति। तो 6वें, 7वें और 8वें, 9वें भाव के स्वामी मंगल। तो ज़रा ध्यान से देखिए, तो चतुर्थ मंगल, पंचम गुरु, 6ठा शनि, 7वां शनि, 8वां गुरु, 9वां मंगल। क्या समझ में आया? चतुर्थ से लेकर के 9वें स्थान तक के स्वामी मंगल, गुरु, शनि, शनि, गुरु और मंगल। चतुर्थ से लेकर के 9वें भाव तक के सारे ग्रह लग्न में बैठे हैं। अब ये कभी कभी गड़बड़ी भी करेंगे। कैसी गड़बड़ी? कि देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में बैठे हैं। शुक्रो 10 सहस्त्राणी बुद्धो 10 शतानि च लक्ष्य में कम तु दोषाणाम गुरु लग्ने व्यपोहति। लग्न में गुरु 1,00,000 दोषों का शमन करते हैं। पर सिद्धांतकार लिखते हैं कि अगर लग्न का अधिपति कोई भी ग्रह हो, अगर उस पे केतु या शनि और लग्न में मंगल या कोई भी अष्टम भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो या जन्म कुंडली का मारक ग्रह बैठा हो, और ध्यान से समझिएगा, जन्म कुंडली के लग्न के अधिपति अगर केंद्र में बैठे हों तो ये राजयोग बन गया। ये व्यक्ति को उत्तम आयु और उत्तम स्वास्थ्य देते हैं। लेकिन अष्टम भाव के स्वामी भी शनि लग्न में, गुरु लग्न में बैठे हैं, 6वें और 7वें भाव के स्वामी होकर के शनिदेव लग्न में बैठे हैं। तो 6ठा, 7वां और 8वां भाव का स्वामी। और दूसरा, तो लग्न के अधिपति सूर्य के ऊपर केतु की 5वीं दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि है। तो अब व्यक्ति को सरकारी संपत्ति से, सरकारी तंत्रों से, सरकारी संस्थाओं से, सरकारी सेवाओं से नुकसान उठाना पड़ता है। और कई बार व्यक्ति कोर्ट केस कचहरी जेल जाने तक की नौबत आ जाती है, या स्वास्थ्य में कई बार परेशानी देते हैं। तो ये कब होगा? जब कभी भी सूर्य की महादशा में शनि का अंतर हो या शनि की महादशा में सूर्य का अंतर हो। और शनि आपको 2029 के अक्टूबर से आने वाले हैं। मतलब जब कभी भी शनि में सूर्य का अंतर हो या शनि में केतु का अंतर हो और उसमें सूर्य का प्रत्यंतर हो, तो हमें सरकारी एजेंसी, अब आप यूं भी समझ सकते हैं उदाहरण से कि आप अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो आपको ट्रैफिक पुलिस रोक करके आपका चालान काट सकती है। या फिर अगर आप टैक्स नहीं देंगे, टैक्स पेयर होने के बावजूद, तो आपको पुलिसिया कार्रवाई में फंसाया जा सकता है। या फिर कई बार आपको आपके घर पे ऐसे कुछ सरकारी सेवाओं से नुकसान हो जाता है। क्लियर है? दूसरा,
कि जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी होकर के विषम संख्या की राशि में बैठे हैं, तो विषम संख्या की राशि में बैठा ग्रह अपनी गौण राशि का फल करता है। तो यहाँ पे देव गुरु बृहस्पति पंचम के साथ साथ अष्टम के अधिपति हैं और अष्टम भाव का फल ज़्यादा करेंगे। इसका अर्थ होगा कि कई बार व्यक्ति को पाचन तंत्र, पेट में गड़बड़ी, कफ की समस्या, और इतना ही नहीं, जहाँ नहीं सोचना है व्यक्ति वहाँ भी कई बार सोच रहा है। मतलब हमें हमारे कंसंट्रेशन पे भी काम करना है। और मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जो अष्टम भाव के स्वामी हैं गुरु, वो लग्न में शनि और मंगल के संपर्क में है। सामान्य बात है, योग कारक ग्रहों का जो सिद्धांत है वो ये कहता है एक ही ग्रह, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक ही ग्रह दो अलग अलग जातकों की कुंडली के लिए अलग अलग भूमिका में उपस्थित होता है। जैसे कन्या लग्न की कुंडली के लिए मंगल सबसे खराब ग्रह हो जाते हैं, जबकि धनु और मेष और सिंह लग्न की कुंडली के लिए मंगलदेव सबसे अच्छे ग्रह के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। तुला लग्न की कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति सबसे खराब ग्रह के रूप में उपस्थित हो जाते हैं, जबकि सिंह, मेष और मिथुन आदि लग्नों के लिए देवगुरु बृहस्पति सबसे अच्छे ग्रह के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। ग्रह बुरे और अच्छे नहीं होते, भाव अच्छा और बुरा होता है। एक ही ग्रह है, नैसर्गिक रूप से तो गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा शुभ ग्रह ही होते हैं, पर जब उनको एक अच्छा भाव नहीं मिलता है तब वही ग्रह जो अच्छा था वही अब बुरे भाव का स्वामी होने के कारण बुरा ग्रह बन गया। तो यहाँ पे मंगल देव नैसर्गिक रूप से अच्छे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक रूप से अच्छे हैं, पर भाव का फल वो कहाँ का कर रहे हैं? तो ये पंचम भाव के भी स्वामी हैं, अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, लेकिन फल अष्टम भाव का ज़्यादा कर रहे हैं। इस वजह से आपके कंसंट्रेशन को और आपके स्वास्थ्य को, नाभि के क्षेत्रों को परेशान करने का काम उठा लेते हैं। और दूसरा, उनके साथ जब अष्टमेश के साथ, अब चूंकि गुरु अष्टम भाव का फल ज़्यादा कर रहे हैं, इस वजह से अब शनि भी उनके साथ आकर के आपके प्रभावों को कमज़ोर करेंगे, इम्यून को कमज़ोर करेंगे और कई बार आपके स्वास्थ्य में गड़बड़ी का एक जिम्मा उठा लेंगे। अगर वही गुरु यहाँ ना बैठ करके यहाँ बैठ जाते या यहाँ बैठ जाते या यहाँ बैठ जाते तो क्या होता? फिर वो सम संख्या की राशि में बैठते, और सम संख्या की राशि में अगर बैठ जाते तो वो पंचम भाव का फल ज़्यादा करते, जिसके कारण व्यक्ति को एजुकेशन, उसका विद्या, उसका विवेक, उसका प्रेम, उसकी दया, उसका पूर्व जन्म, ये सब और भी ज़्यादा सुदृढ़ और बैलेंस हो जाता। पर हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि कम से कम गुरु जो पंचम भाव के स्वामी हैं इस कुंडली के लिए योग कारक होते हैं, और पंचमेश पंचम को देख रहा है, सप्तम को देख रहा है, तो विवाह, दाम्पत्य आदि, इतना ही नहीं प्रेम विवाह के भी योग ये कई बार लगा देते हैं। हाँ, पर एक बात और भी है, लग्न कुंडली के छठवें भाव में चंद्रमा और केतु का ग्रहण योग भी लगा है, क्योंकि हालांकि ग्रहण योग ऐसा मजबूत वाला नहीं है, पर फिर भी वहाँ पे चंद्रमा और केतु के कारण कहीं ना कहीं थोड़े बहुत घर्षण के योग भी बन रहे हैं। लग्न के अधिपति यहाँ पे शत्रु ग्रह ही बैठे हैं, पर तात्कालिक मैत्री में ये मित्रता के भाव में जा रहे हैं, क्योंकि जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति उनसे नज़दीक ही धन योग लगा रहा है। तो व्यक्ति को पिता से खूब धन प्राप्त होगा, पिता का भरपूर सहयोग, पिता का भरपूर लाभ प्राप्त होता है। और यही लग्नेश जो यहाँ पे स्थिर राशि में बैठे थे, अग्नि तत्व के ग्रह होकर के, यहाँ वो कहाँ बैठ रहे हैं? जरा देखिएगा तो भूमि तत्व की राशि में बैठ रहे हैं, पर मित्र के साथ बैठे हैं। ये अच्छी बात है। मतलब नवांश कुंडली में वो ग्रह होता कौन है? सुख भाव का स्वामी और धन भाव में बैठा है। यहाँ कौन है? लग्नेश है, दशम स्थान में बैठा है, ये भी सुख भाव ही होता है, दशम स्थान भी सुख भाव ही होता है। लग्नेश अगर चतुर्थ में बैठे हैं तो वो थोड़े कमज़ोर हैं, लेकिन लग्नेश अगर दशम स्थान में बैठे हैं तो वो सबसे ज़्यादा बलवान है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पास आयु अच्छी होती है, उसका रिसर्च अच्छा होता है, उसका ज्ञान, उसका चरित्र, उसका चिंतन। पर हाँ, वो प्रेम को तवज्जो देने वाला, प्रेम विवाह का जो है वो पक्षधर होता है, या फिर जान पहचान में विवाह करने वाला होता है, जिसको जानेगा उससे विवाह करेगा। ऐसा लग्न कुंडली में 26 अंश के शनिदेव, अब जरा ध्यान से देखिए, अवस्था में शनिदेव को नैसर्गिक रूप से बूढ़ा ग्रह कहा गया है। ये वृद्ध ग्रह हैं, और ग्रह अगर अपनी अवस्था को प्राप्त करता है मतलब बूढ़ा ही है। जैसे बुध अगर कुमार अवस्था के हैं तो अच्छे हैं, देवगुरु बृहस्पति और सूर्य अगर युवावस्था के हैं तो बहुत अच्छे हैं। तो शनिदेव जो होते हैं वो अवस्थागत, उनको ग्रहों में वृद्ध माना गया है। ठीक है, तो जब ग्रह वृद्ध अवस्था में ही अंशों पे होता है तो वो कई बार अच्छा परिणाम देता है। साथ ही साथ जरा ध्यान से देखें तो पंचम और सप्तम भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं, इस वजह से यहाँ पे व्यक्ति प्रेम विवाह करता है और बाद में पश्चाताप की अग्नि में जलता है। बाद में पश्चाताप करेगा। इस कुंडली की एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि निर्णय लेना और बाद में फिर माथा पीटना, ओह मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इतना ही नहीं, आज के काम को कल पर टाल देना,
ये भी इस कुंडली की समस्या है। वो क्यों हो रहा है? शनि 26 अंश के बैठे हैं इस वजह से, अष्टमेश लग्न में बैठे हैं इस वजह से, और लग्नेश सूर्य जो हैं वो अग्नि तत्व के ग्रह होकर के भूमि तत्व की राशि में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति आज का काम कल पर टाल रहा है। ये कमजोरी है इस कुंडली की, हमें उसको ठीक करना होगा। और एक बात और है, आलस्य भी है, क्योंकि सिंह लग्न है और लग्न में ही शनि बैठे हैं, तो शनि व्यक्ति को आलसी बना देते हैं। आलस्य क्यों है? क्योंकि शनि लग्न में बैठे हैं। हाँ, मेरी कुंडली में भी लग्न में शनि है तो मैं भी थोड़ा आलसी हूँ। जिसकी कुंडली में लग्न में सूर्य होते हैं वो तीव्र पराक्रमी होता है, वो कभी थकता नहीं है। मिथुन लग्न के जो लोग होते हैं वो तीव्र पराक्रमी होते हैं, मतलब खूब मेहनत करने वाले, वो कभी थकते नहीं हैं, अपने शरीर को निचोड़ करके मेहनत कर लेते हैं वो। लेकिन सिंह वाले थोड़े आलसी हैं, थोड़ा सुस्त हैं, थोड़े धीरे धीरे हैं। कुंभ वाले थोड़े सुस्त हैं, थोड़े धीरे धीरे हैं, देर से सोना देर से जागना, ऐसा वाला प्रक्रम चलता रहता है। तो कहने का अर्थ ये है, यहाँ पे हमें क्या विचार करना है? हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। लापरवाही बड़ी नासमझी से ज़्यादा खतरनाक होती है। गांधी जी ने कहा था लापरवाही नासमझी से ज़्यादा खतरनाक है। भगवान किसी को लापरवाही ना दे। यहाँ लापरवाही दिख रही है, यहाँ आलस्य भी दिख रहा है, यहाँ प्रमाद भी दिख रहा है, यहाँ एनर्जी अच्छी है, बस हम उसका सही उपयोग करना जान जाए तो हमारी कुंडली 100% आगे बढ़ जाएगी। द्वितीय भाव के स्वामी का लाभ में बैठना धन योग है, और पूर्व काल में व्यक्ति धनी था। और इतना ही नहीं, दशम भाव के साथ बैठे हैं, मिथुन राशि में बैठे हैं, तो यहाँ जो युति बनी है गुरु मंगल और शनि वाली, इससे ज़्यादा ये दोनों ग्रह एक्टिव होकर के परिणाम करेंगे। क्योंकि इस पे ज्योतिष में सिद्धांतकारों ने लिखा कि अगर कोई ग्रह द्विस्वाभाविक राशि में बैठा हो, 3, 6, 9, 12 द्विस्वाभाविक राशियां हैं, तो अगर कोई ग्रहों की युति यहाँ बैठी है और एक ग्रह की युति यहाँ बैठी है, तो जो ग्रह द्विस्वाभाविक राशि में बैठा होता है युति में, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होकर के परिणाम करता है। वो एक्टिव ज़्यादा होता है, वो अपनी दशा काल में ज़्यादा परिणाम करेगा। तो ज़्यादा परिणाम करेगा, इस वजह से व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बना देगा, क्योंकि एकादशवां भाव महत्वाकांक्षा का होता है। एकादशवां भाव अधिक जगह से, हालांकि कहीं भी से भी व्यक्ति धन कमाएगा, गलत जगह से धन नहीं कमाएगा। एक से अधिक जगह से धन कमाने की मंशा जरूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा बहुत तीव्र वाला नहीं है कि उसके लिए व्यक्ति कुछ भी गलत काम कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एकादशवें भाव पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव बहुत ही उत्तम परिणाम देता है। जरा ध्यान से देखिए तो एकादशवें भाव के स्वामी पे कहीं पे भी शनि मंगल राहु केतु का कोई प्रभाव नहीं है। इस वजह से क्या होगा कि व्यक्ति अपने ही धन पे विश्वास करने वाला होगा, दूसरों के धन और दूसरों के संपत्ति पे उसकी दृष्टि ज़्यादा कुदृष्टि नहीं जाती है, वो देख करके जलने वाला नहीं है, वो अपने काम में अपने हिस्से की स्थिति से खुश है। तो धन भाव के स्वामी का लाभ भाव में जाना महाभाग्यशाली महाधनी योग है। और तृतीय भाव के स्वामी का भी जन्म कुंडली में धन भाव के स्वामी के साथ बैठना व्यक्ति को उसके संपूर्ण जिम्मेदारी को भरपूर अच्छे तरीके से व्यक्ति निर्वहन उसका कर लेता है। मैंने इस पे कार्यक्रम भी बनाया है, कल परसों ही, कि तृतीय भाव के स्वामी अगर किसी भी शुभ ग्रह के साथ युति में होते हों, और अगर वो लाभ भाव में बैठे हों या भाग्य में बैठे हों या दशम में या लग्न में बैठे हों, तो व्यक्ति अपने संपूर्ण जिम्मेदारी का भरपूर अच्छे तरीके से पूरे कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला, वो तो कभी पीठ चुराने वाला नहीं होता है। वो अपना सारा काम करेगा और अपनी जिम्मेदारी लेता है, अपनी गलती का एहसास उसे होता है, उसका कम्युनिकेशन अच्छा है, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, और उसमें कहीं ना कहीं सहयोग मंगल और शनि लग्न में कर रहे हैं। सिद्धांतकार ने शनि और मंगल के बारे में, अब दिमाग में एक बात आ गई, आपको बता देता हूँ। शनि और मंगल जब जन्म कुंडली के लग्न में बैठ जाते हों, या लग्न से इनका संबंध बन जाता हो, या दोनों एक दूसरे से द्विद्वादश बैठ जाते हों आगे पीछे, या दोनों एक दूसरे से केंद्र में बैठ जाते हों, या दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हों, तो ये जीवन में जितनी भी विषम परिस्थितियाँ बनती हैं सबके कारक हो जाते हैं। इस कुंडली में अगर कोई भी दिक्कत होगी, किसी भी तरीके से अगर आप उदाहरण बनेंगे किसी भी गलत या अच्छी चीज़ों के लिए, गलत चीज़ों के लिए, बुरी चीज़ों के लिए, जो घटनाक्रम आपके जीवन में कुछ बुरा होगा, तो उसका एकमात्र कारण ये शनि मंगल होंगे। बुरा क्या हो सकता है? संतान न हो, स्वास्थ्य खराब रहे, ठगे जाएं, कुपात्र की दृष्टि पड़ जाए, गलत आचरण में चले जाएं, गलत मैत्री में चले जाएं, गलत संगति में हो जाएं, शराब, सिगरेट, तांबाकू, बीड़ा जो भी होता है, आजकल के लिए बहुत सामान्य बात हो गई है। तो अगर व्यक्ति जीवन में कुछ भी ऐसा कर रहा है जो उसको नहीं करना है या जो उसे नहीं करना चाहिए, अगर वो कुछ भी कर रहा है तो उसमें शनि और मंगल की प्रमुख भूमिका रहेगी। आपके पैसे अटकेंगे, आपको स्वास्थ्य में परेशानी होगी, आपको घर से दूर जाना पड़ेगा, आप घर के विरुद्ध में जा सकते हैं, आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे समाज में आपकी किरकिरी हो जाए, माता पिता का हनन हो जाए, उनके अधिकार, उनका जो मान है वो
उसका हनन हो जाए। तो अगर आप कुछ भी गलत करेंगे या गलत कर रहे हैं, कभी कुतर्क करेंगे, कभी बड़ों का आदर अनादर हो जाएगा, तो इसमें यही शनि मंगल कराएंगे। मतलब आपके जीवन में कुछ भी बुरा अगर होगा तो उसका ठीकरा ये शनि मंगल अपने माथे फोड़ेंगे, या फिर आप उसे फोड़ सकते हैं, क्योंकि ये कुंडली को कई बार विलक्षण भी बना देते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी बना देते हैं, जहाँ व्यक्ति की महत्वाकांक्षा बड़ी अद्भुत होती है। चतुर्थ भाव के स्वामी का लग्न में बैठना अपने आप में राजयोग है, और गुरु के साथ बैठे हैं तो संपत्ति भी होगी। जरा ध्यान से देखें तो चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ सप्तम भाव के अधिपति एक साथ लग्न में बैठे हैं गुरु के साथ। इसका अर्थ होगा कि दाम्पत्य, विवाह, सांसारिक सुख और न्यायप्रियता, ये सब बहुत अच्छी है। माता पिता का सुख भी 100% अच्छा है। जिम्मेदारी निश्चित रूप से 100% व्यक्ति अपनी निभाने की स्थिति में है। पंचम भाव के स्वामी लग्न में, नवम भाव के स्वामी लग्न में तो पूर्वजों का आशीर्वाद है। छठवें भाव के और सातवें भाव के स्वामी लग्न में तो विवाहेतर संबंध, या विवाह के बाद भी प्रेम हो जाए, प्रेम कर रहे हैं फिर भी प्रेम हो जाए, फिर भी किसी के ऊपर मन आ जाए, ये जो है वो व्याभिचारता का दोष इस कुंडली में लग जाता है। इस वजह से हमें वहाँ पे सावधान रहना होगा, या कई बार हमें वहाँ पे थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी होगी। या जो कोई ऐसी बात जो आप किसी को बताएं और उसके कारण घर में कलह का वातावरण बन जाए, हमें वो काम नहीं करना होगा। तो ये मैंने बात कही पूर्वजों के आशीर्वाद वाली। आगे बढ़ के बात करते हैं। छठवें और सातवें भाव के स्वामी का लग्न में आना, और वायु तत्व के ग्रह होते हैं शनिदेव और बैठे हैं अग्नि तत्व की राशि में। इस वजह से कभी कभी आलस्य ज़्यादा बढ़ जाए, या कभी कभी व्यक्ति तीव्र कठोर निर्णय लेने वाला, या अपनी दशा काल में शनिदेव कई बार जल्दबाजी में या अत्यंत आलस्य के कारण, जैसे मैंने कहा ना, अवसर चूक जाए, बाद में पश्चाताप करे, तो इस तरीके के नेगेटिव परिणाम शनिदेव देते आएंगे या नज़र आएंगे। लेकिन उनकी युति जो हुई है वो गुरु के साथ हुई है, और शास्त्रकार ये लिखते हैं कि गुरु और शनि की युति व्यक्ति को पुराणों का, धर्मशास्त्रों का और न्याय को जानने वाला या न्याय का जानकार या पक्षधर होता है। वो किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहता है। उसकी आयु लंबी होती है और संपूर्ण आयु वो अपने सुखों को प्राप्त करता है। दिनचर्या नियमित रूप से अगर पालन कर ले तो व्यक्ति न्याय का जानकार, जज वकील बनने वाला, कानून की पढ़ाई को समझने वाला, विदेशी भाषाओं को जानने वाला, विदेशी जो पूरा उनका सिस्टम होता है उसके हिसाब से अपने जीवन में बदलाव करने वाला, मतलब बाह्य पाश्चात्य सभ्यता को भी स्वीकार करने वाला और उसकी अच्छाइयों को पकड़ने वाला होता है, कलाकृतियों को जानने वाला होता है। किसी भी विषय पे गंभीरता से, इसकी अच्छाई है तो बुराई भी थी, तो अच्छाई क्या है कि किसी भी विषय को गंभीरता से लेना और किसी भी स्थिति को मेंटेन करना। मतलब अगर व्यक्ति कल को 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए कमा लेता है तो अब उसका ध्यान इस विषय पे भी जाएगा कि इसको मेंटेन कैसे रखा जाए। सफल होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसको आप कितना चरितार्थ करते हैं, उसको मेंटेन करके उस पे बने कैसे रहते हैं। आप सफल हुए, एक बार फर्स्ट आ गए, अगले बार नीचे चले गए, उसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन आप लगातार 10 साल से टॉप पे ही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पे शनिदेव इस व्यक्ति के दिमाग में ऐसी प्रकृति देंगे कि मुझे इस सफलता को मेंटेन करना है और न्याय के साथ मेंटेन करना है। एक बात और है, तो सप्तम और छठवें और सातवें भाव के स्वामी होकर के लग्नेश को देख रहे हैं। सूर्य के ऊपर जब शनि की दृष्टि जाएगी और केतु की दृष्टि जाएगी, उस सूर्य के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की और दृष्टि नहीं है। इस वजह से व्यक्ति को, मैंने पूर्व में बात कही थी कि स्वास्थ्य में परेशानी होती है और कई बार व्यक्ति को जेल यात्रा भी करनी पड़ती है। इस वजह से हम किसी भी लफड़े में न पड़े, अपने आप को संभाल के रखें। लग्न में मंगल जो बैठे हैं वो अष्टमेश के साथ बैठे हैं, ये भी समझने वाली बात होगी। भाग्य भाव के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी दोनों एक साथ गुरु और मंगल बैठे हैं, तो अष्टमेश के साथ जब कभी भी मंगल का संबंध होता है तो व्यक्ति को प्रायः कुपात्र लोग देखते हैं। आसपास पड़ोस के लोग आपको गलत दृष्टि से भी देख रहे हैं। हमें यहाँ भी अपनी दृष्टि बचा करके रखनी है। हमारे कपड़े सलीके से हों, हम सोबर सिंपल कपड़े पहने, भड़काऊ न पहने। हमारे जाने से वहाँ के लोगों की दृष्टि हमारे प्रति कैसी है, इस बात का अवलोकन हमें ही करना होगा। और हम अपने आप को कितना सभ्य और शालीन दिखा सकते हैं, हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि अष्टमेश के साथ जब कभी भी शनि मंगल देख लेते हैं तो कई बार आपको समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा कई बार ऐसा चोट दे दिया जाता है जिसकी भरपाई जीवन भर नहीं होती है। षड्यंत्र हो जाए, आपके खिलाफ सारे लोग खड़े हो जाएं कई बार, तो कब होगा? जब जब शनि मंगल की दशा एक्टिव होगी।
क्लियर है, आने वाली है, इस वजह से मैं पहले से आगाह कर रहा हूँ। उसके बाद अष्टम भाव के स्वामी हैं लग्न में, तो रिसर्च अच्छा है, आयु अच्छी है, शनि के साथ बैठे हैं। इतना ही नहीं, व्यक्ति की गंभीरता बहुत अच्छी है, संतान को पालने की शक्ति, उसकी जिम्मेदारी, पति के लिए भाग्यशाली साबित होना, माता बच्चों के लिए भाग्यशाली साबित होना, न्याय प्रियता से अपने पूरी जिम्मेदारी का पालन करना, ये सारे काम जन्म कुंडली के देवगुरु बृहस्पति करा रहे हैं। किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रहा यस्य केंद्रे बृहस्पति, शास्त्रकार लिखते हैं केंद्र में गुरु अगर बैठे हों, खास करके उनकी दृष्टि अगर पंचम और नवम भाव पे हो, तो दाम्पत्य को भी सुरक्षित करते हैं, संतान की भी सुरक्षा बढ़ जाती है, और साथ ही साथ व्यक्ति का चरित्र भी बढ़ जाता है, वान बढ़ जाता है, चरित्रवान हो जाता है। दशम भाव के स्वामी का एकादशवें में बैठना, नवम भाव के स्वामी का नवमेश या नवम के कारक गुरु के साथ लग्न में बैठना धर्म है, प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई कंपटीशन किसी से नहीं है। और व्यक्ति की कुंडली में अगर उसको बहुत दबाया जाएगा तभी वो सर्प की भांति फुफकार मारेगा, अन्यथा तो वो बिछा हुआ है, अन्यथा तो वो सबकी सेवा कर रहा है और पूरी जिम्मेदारी से कर रहा है। अपना शरीर चंदन की तरह व्यक्ति कई बार घिस देता है, लेकिन फिर भी शनि मंगल केंद्र में है तो इस वजह से उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलता कई बार, लेकिन प्रेम सबका मिलता रहेगा। कोई आपके मुंह पे आकर के अप्रशंसा नहीं करेगा, क्योंकि पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि है, शुक्र और बुध की भी दृष्टि है। तो पंचम भाव पे 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि आपकी संतति को भाग्यशाली बनाएगी, आपके पति को आपके लिए भाग्यशाली बनाएगी, आप अपने पति के लिए भाग्यशाली हैं। आपका धर्म, आपका मान, आपकी प्रतिष्ठा, आपका यश, ये सब आपके लिए आपके खड़े हैं, आपके साथ, क्योंकि गुरु पंचम भाव को देख लिए, शुक्र और बुध भी देख लिए हैं। इस वजह से पंचम भाव पे 3 सारे शुभ ग्रह की दृष्टि व्यक्ति को बहुत अच्छी स्थिति में लेके जाती है, जहां व्यक्ति का एजुकेशन भी कई बार बहुत अच्छा होता है ना। विदेशी भाषाएं जानने वाला, मैंने जैसे कहा था, रासायनिक चीज़ों को समझने वाला, तेल। एकादशवें भाव के स्वामी का एकादशवें भाव में बैठना धनेश होकर के, ये बहुत अच्छा होगा। और 12वें भाव में राहु बैठे हैं, जिसके ठीक पीछे शुक्र बुध बैठे हैं, इस वजह से आपका व्यय नियंत्रित करेंगे। बुध जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के ठीक अगले भाव को, यानी कि इसकी सुरक्षा करते हैं, बल नहीं बढ़ाते हैं, सुरक्षा करते हैं, तो व्यय आपका सुरक्षित रहेगा। और किसी बड़े व्यक्ति से आपको हमेशा ही लाभ मिल जाता है। बूढ़ा व्यक्ति जो है उससे आपको हमेशा फायदा हो जाता है। सास ससुर भी इसमें आप जोड़ सकते हैं, बूढ़े माता पिता। हो सकता है कि जवान हैं तब तक वो आपकी सेवा ना करें, आपके प्रति ना हो, लेकिन जैसे जैसे उनकी अवस्था बड़ी हो रही है उससे वैसे आपका उनसे सुख मिल रहा है, या कई बार उनकी संपत्ति आपको मिल जाए, ऐसा भी होता है। ठीक है। नवमांश कुंडली में यहाँ के दशम भाव के स्वामी लग्न बन रहा है, केंद्र खाली है, लेकिन यहाँ पे स्थिति बहुत अच्छी संभल रही है। गुरु और सूर्य और चंद्रमा लग्न को शुभ करतरी लगा रहे हैं। यहाँ पे मंगल कन्या राशि में बैठे हैं एकादशवें भाव के स्वामी होकर के, और यहाँ पे बुध जो है वो जरा ध्यान से देखिए तो पंचम भाव के स्वामी होकर के नवम भाव में बैठे हैं। ये अच्छा है। धर्मशास्त्र इन सभी विषयों के लिए 2 परम मित्र एक साथ बैठे हैं और इस भाव का स्वामी गुरु इन्हें देख रहा है। इस वजह से न्यायप्रियता, अनुभव, ससुराल का सुख, ये सब बहुत मजबूत है। यहाँ पे मैं आपको कमज़ोर नहीं कहूँगा। एकमात्र कुंडली में कमज़ोरी होगी नवमांसा चक्र में, वो सार्वभौमिक सिद्धांत है कि केंद्र खाली नहीं होना चाहिए। अगर नवमांस कुंडली का केंद्र खाली है तो आपके जीवन में परेशानी रहेगी, और वो किसी भी प्रकार से रह सकती। हो सकता है कि मैंने जितनी बात कही है उसमें से सारी शामिल हो, या अगर नहीं है तो भी जो मैंने नहीं कहा है वो भी शामिल हो जाएगा। मतलब गुंजाइश है इस बात की कि जीवन में परेशानी हो सकती है, क्योंकि नवमांश कुंडली का केंद्र खाली है। और लग्न कुंडली के लग्नेश यहाँ कहाँ बैठे हैं? जन्म कुंडली में मित्र के साथ बैठे हैं। इस भाव का स्वामी मित्र की राशि में बैठा है, और इस भाव का स्वामी देखिए गुरु से दृष्ट है। तो कुल मिलाकर के चीज़ें बिगड़ती बनती बिगड़ती बन जाती है ना। मतलब आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से बिगड़ना शुरू हुआ, बिगड़ा बना बिगड़ा गया, अंतिम में जाके बन गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जरा इसको ध्यान से समझते हैं तो लग्न के अधिपति जहाँ बैठे हैं, इस भाव का स्वामी नवांश में कहाँ बैठा है? मित्र के साथ, शत्रु की राशि में, लेकिन उनसे दृष्ट है। तो भाव का स्वामी भाव को देख लिया। लग्न के स्वामी सूर्य हैं, वृष राशि में बैठे हैं। यहाँ कहाँ बैठे हैं? मिथुन राशि में। इसका स्वामी कहाँ बैठा है? मित्र की राशि में। इसका स्वामी कहाँ बैठा है? गुरु की राशि में, और गुरु शनि को देख रहे हैं। तो शुक्र भी गुरु से दृष्ट हो गए और शनि भी गुरु से दृष्ट हो गए। लग्नेश जिस राशि में बैठे हैं उसका अधिपति गुरु से दृष्ट है, और लग्नेश जिस भाव में बैठे हैं, नवांश में जिस राशि में बैठे हैं, उसका अधिपति भी गुरु से दृष्ट है। बुध शनि का संबंध बन रहा है। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में कोई बहुत बड़ा भूचाल नहीं आएगा।
अंश बल के आधार पर आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में सर्वाधिक अंशों के साथ जो ग्रह उपस्थित है वो हैं 26 अंश के शनिदेव, इस कुंडली का मारक ग्रह। और नवांश कुंडली में वो ग्रह शत्रु की राशि में, शत्रु के नवांश में स्थित है। इस वजह से शनि की दशा हमें विशेष सावधानी वाली जानी चाहिए। आलस्य, प्रमाद, कुंठा, अकेलापन, नुकसान, लोगों का नुकसान। कई बार शनि की दशा आती है तो अपने निकटस्थ जो लोग होते हैं ना, जैसे बहुत नज़दीकी आदमी से झगड़ा हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए या वो मतलब उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाए, ऐसा भी होता है। शनि की दशा जब आरंभ होगी तो आपसे जो फ़ायदा कमाना चाहता होगा, जो आपसे स्वार्थवश जुड़ा होगा, उसका आपके जीवन से जाना तय है। और शनि की दशा में वही लोग आपके जीवन में आएंगे या उन्हीं लोगों से आपके संबंध रहेंगे आगे तक जो आपसे लाभ नहीं चाहते हैं। ये है, शनि के काल को धर्म का काल कहते हैं। तीर्थ करिए, मंदिर दर्शन करिए, दान करिए, पुण्य करिए, पूजा पाठ करिए, मंत्र जपिए, गुरु दीक्षा से युक्त होइए। ये सारे काम आपकी कुंडली में शनि की दशा में होने चाहिए, क्योंकि शनि के काल में ये सब काम होना है। दशमांशा कुंडली में व्यापारिक स्थिति बनी है, व्यक्ति व्यापार करना चाहे तो व्यापार कर सकता है। मनोवांछित फल जैसे भवन का हो, भूमि का हो, आपकी कुंडली में शनि की दशा में प्राप्त हो सकती है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शनि नवम भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं। मंगल चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, शनि सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो चतुर्थ और सप्तम दोनों से, या जन्म कुंडली के दशम स्थान या दशमेश से या दशम भाव से अगर शनि गुरु का संबंध बनता है तो देर से ही सही पर उसको भवन, भूमि, वाहन का सुख मिल जाता है। दशमांशा चक्र में गुरु लग्न में, मंगल उच्च के, शुक्र एकादशवें भाव में बैठे हैं लग्नेश होकर के। लग्नेश हो, यहाँ के तृतीय भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बने हैं और गुरु लग्न में बैठे हैं। गुरु चंद्रमा केंद्र में, गुरु मंगल केंद्र में, गुरु सूर्य केंद्र में और शनि इस कुंडली के योग कारक ग्रह होकर के केंद्र में, जिनका नीच भंग मंगल और शनि के आपस में परिवर्तन के कारण हो रहा है। नवमांश कुंडली जितनी कमजोर बनी थी उतनी ही दशमांशा कुंडली बलवान बन गई। मतलब ये कुंडली कभी भी किसी के ऊपर आश्रित रहने वाली नहीं है, मजबूत कुंडली होगी कर्म क्षेत्र के मामले में। नक्षत्र के आधार पर बात करता हूं तो श्रवण नक्षत्र में दान करना चाहिए। 6 और 3 अंक अच्छे रहेंगे कोई भी काम करने के लिए। उसके बाद मित्रता धनु और मेष वालों से करें, शत्रुता तुला, कुंभ और कर्क वालों से ना करें। विरोधियों से सावधान रहें। बाजार जाएं तो सुरक्षित रहें। विष वाले जानवरों से सुरक्षित रहें। कोई अनजाना व्यक्ति रास्ता में हो उस पर विश्वास ना करें। घर की सुरक्षा, अकेले हो तो घर की सुरक्षा, इन सभी विषयों का ध्यान रखना होगा। विधर्मियों से सावधान रहें। उसके बाद नक्षत्र में उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, हस्त, पुनर्वसु, भरणी, उत्तराषाढ़ा, मृगशीरा और मूल किसी भी काम को करने के लिए अच्छे रहेंगे। इतनी सारी चीज़ें संपूर्णतया ये कुंडली अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, बच्चों के प्रेम के लिए बहुत अच्छी है, विवाह और पति के लिए भी बहुत अच्छी है। हम अभी भी लोगों को पहचान नहीं पाए हैं, तो हमें लोगों को पहचानने की शक्ति विकसित करनी है। हमारी वाणी और ठीक हो सकती है, हम उसे कठोर और नहीं बना सकते, उसे और सौम्य और शांत बना सकते हैं। मेहनत हम ठीक करते हैं, हमारे पास संपत्ति भी इकट्ठी होगी। हमारी एजुकेशन कभी कभी बाधित हुई है। स्वास्थ्य, इम्यून कमज़ोर है, हमें उसको ठीक रखना है। रक्त प्रवाह ठीक नहीं है, उसको ठीक रखना है। साथ ही साथ चमड़ी से संबंधित कोई बीमारी ना हो, उसको ठीक रखना होगा। मतलब भोजन नियंत्रित होकर के करना होगा। इसके साथ हमारी कुंडली का कंसंट्रेशन बिल्कुल ठीक है, पर गलत जगह पे हम नहीं सोच रहे हैं, ये हमें उसकी पुष्टि करनी होगी। भाग्य बल ठीक है, धन बल ठीक है, सामाजिकता बहुत अच्छी है और लाभ तो आप निश्चित रूप से जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेंगे। आपका व्यय असंतुलित है, किसी को पैसा मत दीजिएगा, पैसा दीजिएगा अटक जाएंगे। मित्रों से सावधानी आवश्यक होगी। इतनी सारी चीज़ें इस कुंडली में 2027 के 5वें महीने के बाद एक लाजवर्त धारण करना चाहिए और अभी वर्तमान के आधार पर एक गुरु का रत्न पुखराज भी धारण कर सकते हैं। महादशाओं के क्रम में अगर मैं बात बता दूं या अंतरदशा के क्रम में, तो सबसे पहले कौन सा ग्रह कैसा परिणाम करेगा अंतरदशा महादशा में? सूर्य लग्न कुंडली में वृष राशि में, नवांश कुंडली में मिथुन राशि में सूर्य की दशा धनदायक होगी। चंद्रमा मकर राशि में, नवांश कुंडली में मेष राशि में चंद्रमा की दशा सांसारिक सुख देने वाली होगी। मंगल की दशा आपकी कुंडली में धन देने वाली होगी। बुध की दशा आपकी कुंडली में रोग और शोक देने वाली हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति की दशा आपकी कुंडली के आधार पर लाभ, संतान, प्रेम, ऐश्वर्य और सांसारिक सुख दे सकती है। शुक्र आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर व्यापार, धन, मान, पद, प्रतिष्ठा और
बहुत सारे सांसारिक सुखों का लाभ दे सकते हैं। शनिदेव आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपसे धर्म करवाएंगे और आलस्य की वृद्धि करेंगे। कई बार संतति से दूरी बनती है। राहु और केतु की स्थिति आपकी कुंडली के आधार पर हमें धर्म, मान, पद प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य में कभी कभी परेशानी देने वाली हो सकती है। क्लियर है? इतनी सारी चीज़ें हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।